पड़ती। उन्हें सिर्फ ये साबित करना होता है कि उनकी दवा ओरिजिनल दवा की तरह ही शरीर में काम करती है। अच्छा, इसे ही बायो एक्विवेलेंस कहते हैं ना? बिल्कुल। उन्हें कोर्ट और रेगुलेटरी बॉडी के सामने डेटा पेश करना होता है जो ये साबित करे कि उनकी दवा सुरक्षित है और ओरिजिनल दवा के बराबर असरदार है। और नैटको ने ये किया है? जी, नैटको ने ये किया है और उन्हें इसे बनाने और बेचने की कानूनी मंजूरी मिली है। तो ये कीमत का फर्क क्वालिटी का नहीं बल्कि रिसर्च और ब्रांडिंग के खर्च के ना होने का है। ये भारत के फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड होने का एक बेहतरीन उदाहरण है। बेहतरीन उदाहरण है। ये तो बहुत बड़ी बात है। शुरू में न्यूरोलॉजिस्ट की राय का भी जिक्र है। वो इस जेनेरिक दवा के बारे में क्या सोचते हैं? और यही इस पूरी कहानी को और मजबूत बनाता है। कई बड़े न्यूरोलॉजिस्ट का साफ कहना है और मैं उनके शब्दों को यहाँ दोहराना चाहूंगी। हाँ, बताइए। अगर ओरिजिनल दवा खरीदना संभव नहीं है तो बिना इलाज के रहने से कहीं बेहतर है जेनेरिक रिस्टिप्लाम का इस्तेमाल करना। वाह! ये बयान अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये डॉक्टरों के भरोसे को दिखाता है और उन परिवारों को हिम्मत देता है जो शायद सस्ती कीमत की वजह से शक कर रहे थे। ठीक है, तो अब ये तो साफ हो गया कि दवा असरदार भी है और सस्ती भी। पर अगर किसी परिवार को ये चाहिए तो क्या वो बस जाकर किसी भी केमिस्ट से खरीद सकते हैं? इसकी प्रक्रिया क्या है? कहने को तो हाँ, लेकिन असल में ये उतना सीधा नहीं है। कानूनी मंजूरी और हर दुकान पर मिलना, इन दोनों में अभी भी एक फासला है। अच्छा। स्रोत बताता है कि फिलहाल ये कुछ चुनिंदा बड़े अस्पतालों की सेंट्रल फार्मेसी में ही मिल रही है, वो भी ऑर्डर पर या प्री बुकिंग के जरिए। मतलब सप्लाई चेन का मुद्दा है, परिवारों को थोड़ी खोजबीन करनी पड़ सकती है। बिल्कुल, सप्लाई चेन और साथ ही इसे खरीदने की एक बहुत सख्त प्रक्रिया है। आप इसे किसी आम दवा की तरह नहीं खरीद सकते। सबसे पहली और जरूरी चीज है एक न्यूरोलॉजिस्ट या जेनेटिक विशेषज्ञ का लिखा हुआ पर्चा, यानी प्रिस्क्रिप्शन। और सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन ही नहीं, लेख में और भी शर्तें बताई गई हैं, जैसे मरीज के पास SMA की पुष्टि करने वाली जेनेटिक टेस्ट रिपोर्ट होनी चाहिए। हाँ, सिर्फ लक्षणों के आधार पर यह दवा नहीं दी जा सकती। हाँ, और ये बहुत जरूरी है ताकि दवा सही मरीज तक ही पहुंचे। इसके अलावा ये भी सलाह दी जाती है कि दवा किसी अस्पताल की फार्मेसी या अधिकृत स्रोत से ही खरीदें ताकि नकली दवा का कोई खतरा ना हो। सही बात है। और आखिर में इलाज शुरू होने के बाद भी डॉक्टर से लगातार फॉलोअप में रहना बहुत जरूरी है। तो ये पूरी प्रक्रिया एक तरह से मरीज की सुरक्षा के लिए ही बनाई गई है ना? बिल्कुल। ताकि शक्तिशाली दवा का इस्तेमाल जिम्मेदारी से हो। एकदम सही। जेनेटिक रिपोर्ट ये पक्का करती है कि दवा सही बीमारी के लिए दी जा रही है। डॉक्टर की निगरानी ये सुनिश्चित करती है कि डोज सही हो और दवा का असर मॉनिटर किया जा सके। ये एक तरह से सेफ्टी नेट है। सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। स्रोत के मुताबिक कौन-कौन से मरीज इस दवा के लिए योग्य हैं? स्रोत साफ तौर पर बताता है कि दवा मुख्य रूप से SMA टाइप 1, 2 और 3 के मरीजों के लिए फायदेमंद है। टाइप 1, 2 और 3? जी, टाइप 1 सबसे गंभीर रूप है जो अक्सर जन्म के कुछ ही महीनों में सामने आ जाता है। टाइप 2 और 3 थोड़े कम गंभीर होते हैं, लेकिन वो भी जिंदगी को बहुत मुश्किल बना देते हैं। तो ये दवा इन तीनों ही प्रकार के मरीजों की मदद कर सकती है। लेख में एक और बहुत जरूरी बात कही गई है कि जितनी जल्दी इलाज शुरू हो उतना बेहतर है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये दवा मांसपेशियों को जो नुकसान हो चुका है उसे पूरी तरह से ठीक नहीं करती। ये आगे होने वाले नुकसान को रोकती या धीमा करती है। अच्छा। इसलिए अगर किसी बच्चे में बीमारी का पता चलते ही इलाज शुरू कर दिया जाए तो ज्यादा से ज्यादा मांसपेशियों को बचाया जा सकता है। जितनी देर होगी उतना ही नुकसान बढ़ चुका होगा। इसलिए अर्ली डायग्नोसिस यानी जल्द से जल्द बीमारी का पता लगाना यहाँ बहुत मायने रखता है। तो सार ये है कि SMA टाइप 1, 2, 3 के मरीज जिनके पास जेनेटिक कन्फर्मेशन है और खासकर वो जो बीमारी के शुरुआती दौर में है, उन्हें इस दवा से सबसे ज्यादा फायदा मिल सकता है। बिल्कुल। और एक बार फिर दोहरा दूं, ये सिर्फ और सिर्फ SMA के लिए है। DMD, BMD या किसी और बीमारी के मरीजों के लिए नहीं। सही। उम्मीद देना जरूरी है, लेकिन सही और सच्ची उम्मीद। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटा जाए तो रिसिप्टप्लाम का ये सस्ता जेनेरिक संस्करण भारत में SMA मरीजों के लिए सिर्फ एक दवा नहीं है, ये एक जीवन बदलने वाली हकीकत है। जो इलाज कल तक सिर्फ खबरों में सुना जाता था, वो आज हजारों परिवारों की पहुंच में आ रहा है। ये विज्ञान और भारतीय फार्मा इंडस्ट्री की एक साझा जीत है। हाँ, और अगर हम इसे एक बड़े नजरिए से देखें
तो ये स्रोत भविष्य के लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाता है। कैसा सवाल? ये कहानी सिर्फ रिजडिप्लम या एसएमए की नहीं है, ये एक उम्मीद की कहानी है और एक मॉडल की भी। आप कह रही हैं कि क्या ये रिस्टिप्लम मॉडल दूसरी दुर्लभ बीमारियों के लिए भी दोहराया जा सकता है? बिल्कुल। सोचिए, जब एक दुर्लभ आनुवंशिक बीमारी की जीवन रक्षक दवा की कीमत इतनी नाटकीय रूप से कम हो सकती है, तो क्या ये भविष्य के लिए एक संकेत नहीं है? ये एक बहुत दिलचस्प विचार है। क्या महंगे पेटेंट वाली दवा से सस्ती और सुलभ जेनेरिक दवा तक का ये सफर एक ऐसा ब्लूप्रिंट बन सकता है जो भविष्य में दूसरे क्रांतिकारी इलाजों को भी आम आदमी की पहुंच में लाएगा? सही बात है। भारत में और भी कई दुर्लभ बीमारियां हैं जिनके इलाज बहुत बहुत महंगे हैं। ये घटना उन सभी के लिए एक नई राह खोल सकती है। ये एक ऐसा विचार है जिस पर हमारे नीति निर्माताओं, वैज्ञानिकों और समाज को मिलकर सोचने की जरूरत है।